हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज हम लेकर आए हैं झांसी की रानी अध्याय, जो कि लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित ये एक कविता है आपकी, जो कि बसंत भाग 1 में रचित है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है ये झांसी की रानी, और कवि हिंदी की विधा की दृष्टि से ये एक कविता है। देख लेते हैं इसमें क्या है। बसंत भाग 1 के 7 अध्याय हम पहले से ही डाल चुके हैं। जिसने भी वीडियो नहीं देखी है वो देख ले। प्लेलिस्ट में आपको बसंत भाग 1 के नाम से आपकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सभी अध्याय उसमें मिल जाएंगे। बसंत भाग 2 और 3 भी हमने करवा रखे हैं, उनके भी अध्याय अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख ले। बहुत ये सबने सुन रखी है, हर एक बच्चे को ये आती है, और इसको हम जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। मतलब राजवंश इस कविता को कब लिखा? जब सन 1857 की क्रांति हो रही थी, और 1857 की क्रांति के समय जो कुछ सुभद्रा कुमारी चौहान ने महसूस किया वही उसने इस कविता के अंदर लिखा है। कि 1857 की क्रांति में महारानी लक्ष्मीबाई का जो योगदान था, किस तरीके से वो लड़ी अंग्रेजों से, फिरंगियों से, उनको मार भगाने की उन्हें किस प्रकार से मन में ठानी। तो क्या था कि देखो, परतंत्र कोई भी आदमी नहीं रहना चाहता, तो इसी परतंत्रता को सभी भारतवासी सहन नहीं कर पाए, और उन्होंने आज़ादी के लिए एक बिगुल बजाया जिसे 1857 की क्रांति का नाम दिया। और 1857 की क्रांति में अनेक नेताओं ने बढ़ चढ़कर, देशभक्तों ने भाग लिया। उसी के साथ एक महिला देशभक्त भी थी, यानी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में इस कविता में विशेष तौर से बताया गया है। जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई लड़ने के लिए तैयार हुई अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, तब का वर्णन इसमें किया गया है, और किस बहादुरी के साथ, कितनी वीरता के साथ वो लड़ी उसकी वीरता की कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस कविता में बताने की कोशिश की है। सिंहासन हिल उठे। सिंहासन हिल उठे मतलब उस समय जो हमारे भारत देश पर राज्य कर रहे थे वो लोग हिल उठे, मतलब उनके अंदर डर पैदा हो गया। राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, मतलब राजवंशों ने सभी ने ठान ली थी। भ्रुकुटी मतलब बोहें बोहें अपनी तान ली थी भारत को आज़ाद कराने के लिए। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, अर्थात हमारा देश काफ़ी दिनों से पराधीन था, और अब उसे फिर से आज़ाद कराने के लिए उसमें एक नई ताजगी आई थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती है कि आज़ादी की कीमत अब सभी लोगों को पता चल गया था। सभी लोग जो है अंग्रेजों के द्वारा किए गए अत्याचार से परेशान हो गए थे, और अब फिरंगियों को अर्थात अंग्रेजों को अपने देश से दूर भगाने की सभी भारतवासियों ने मन में ठान ली थी। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कह रही सन 57 में, यानी कि 1857 में चमक उठी थी, वह तलवार बहुत पुरानी थी। ये नहीं कि वो एक दिन में ही आ गई थी लड़ने के लिए, मतलब शुरू से ही, बचपन से ही महारानी लक्ष्मीबाई जी के शौक रहे थे कि वो तलवारों के साथ खेलती थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। हमने बुंदेलखंड के जो लोग थे, हरबोल थे, उनके मुंह से हमने ये बात सुनी थी कि ये तलवार नई नहीं है, ये तलवार बहुत पुरानी है, और खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी वाली रानी को यहाँ पर मर्दानी कहा गया है, मर्दों की तरह लड़ी थी वो। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। छबीली यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई के लिए प्रयोग किया गया है। और कानपुर के नाना की जो मुंह बोली बहन थी, नाना साहेब जो थे इनके, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। ये नाना के संग पढ़ती थी, वह नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। कह रहे कि ये जो कानपुर के नाना की ये मुंह बोली बहन थी, वो उनके सगे पिता जी नहीं थे। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह अपने पिता की एक अकेली संतान थी जिसका नाम लक्ष्मीबाई था। वह अपना नाना के संग ही पढ़ती थी, नाना के संग ही खेलती थी, और उसकी सहेली कौन कौन थी? बरछी ढाल कृपाण कटारी, ये उसकी सहेलियां थी। वो कभी गुड्डे गुडियों का खेल नहीं खेलती थी। तो उसके नाना कहाँ के थे? कानपुर के थे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है।
वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कहते हैं कि बुंदेले हरबोलों के मुंह से हमने ये कहानी बहुत बार सुन रखी थी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो वीरता के साथ लड़ी थी वह बहुत मर्दानी थी। उसको जो थी वीर शिवाजी की जो गाथाएं थी वो उसको मुंह जबानी याद थी, अर्थात बचपन में ही उसे वीर शिवाजी की जो गाथाएं थी वो सुनाई गई थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, नकली युद्ध व्यू की रचना, खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। देखो उसके प्रिय खेल कौन कौन से थे, शुरू से देखते हैं। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार थी। सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि वह लक्ष्मी थी या दुर्गा थी ये तो हमें नहीं पता, लेकिन वह खुद ही वीरता का अवतार लेकर इस दुनिया में पैदा हुई थी, जिसे देख मराठे यानी मराठे साम्राज्य में वो पैदा हुई थी, पुलकित होते मतलब खुश होते थे उसकी तलवारों की वार देखकर। इसका मतलब यह है कि जब वो बचपन से ही अपना सैन्य अभ्यास करती थी, तलवारों का अभ्यास करती थी, वह मराठों के साथ करती थी। अपने सगे संबंधी जो उसके मराठे थे, उसके नाना थे, वीर तात्या टोपे थे, उनके साथ वह तलवार चलाना सीखती थी। नकली जैसे युद्ध में नकली व्यू की रचना, नकली युद्ध और खेलना खूब शिकार खेलना, सैन्य सेनाओं को घेरना, दुर्ग मतलब किलों को तोड़ना, ये उनके प्रिय खेल थे जो कि वो तलवारों के साथ ये काम करती थी। तो आप समझ गए होंगे उनके प्रिय खेल क्या थे, ये थे। आप नोट्स साथ साथ बनाते जाना। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी थी, आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसमें कहा है कि हमने बुंदेले हरबोलों के मुंह से सुनी कि वह खूब वीरता के साथ लड़ाई लड़ी और उसकी महारानी लक्ष्मीबाई की जो कुल देवी थी, महाराष्ट्र की जो कुल देवी थी वही उसकी आराध्य देवी थी। मैंने महाराष्ट्र की जो कुल देवी है उसकी वह पूजा करती थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मी झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, सुबट बुंदेलों की बिरुदावली सी वह आई झांसी में। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, मतलब वीरता के वैभव की। वैभव होता है धन दौलत, वो धन दौलत किसका था, वीरता का। वीरता के धन दौलत के साथ यानी कि महारानी लक्ष्मीबाई की जो है झांसी में सगाई हुई और वह वहीं पर रानी बन उसका ब्याह होकर रानी बनकर झांसी में आई लक्ष्मीबाई। राजमहल में खूब बधाइयाँ छाई और झांसी में राजमहल में बजी बधाइयाँ, खुशियाँ छाई झांसी में। राजमहल में बधाइयाँ बांटी गई और सारी झांसी में जो है खुशियाँ छा गई थी जब महारानी लक्ष्मीबाई शादी करके झांसी में आई। सुभट बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। विरुदावली मतलब बुंदेलों का जो यशोगान था वह लेकर वह झांसी में आई। विरुदावली का मतलब होता है यशोगान। वह लेकर झांसी में आई। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। जिस प्रकार से चित्रा ने अर्जुन को पाया, चित्रा का विवाह अर्जुन के साथ हुआ और माता भवानी का विवाह शिव के साथ हुआ, उसी प्रकार से उसी वैभव के साथ उसी वीरता के साथ महारानी लक्ष्मीबाई का विवाह भी झांसी में हुआ। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई। उदित मतलब उदित और मुदित, जो मुरझाए हुए महल थे उनके अंदर सौभाग्य छा गया, सौभाग्य का उदय हो गया। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। किंतु काल समय को कुछ और ही मंजूर था, समय को कुछ और ही मंजूर था। वह चुपचाप एक काला जो साया है या एक संकट है झांसी पर छा गया। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई। कह रहे कि वो शादी नहीं करना चाहती थी, जिन हाथों ने तलवार चलाना सीखा था उन हाथों में चूड़ियां अच्छी नहीं लगी। रानी विधवा हुई, हाय विधि को भी नहीं दया आई। और रानी जो है अपने शादी के थोड़े दिन बाद ही विधवा हो गई और नियति को अर्थात ईश्वर को भी दया नहीं आई ऐसा करते हुए।
निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। निसंतान मरे राजा जी मतलब जिस राजा के साथ इनकी शादी हुई थी महारानी लक्ष्मीबाई की, वह निसंतान ही मर गए थे। अर्थात रानी जब विधवा हुई तो उनके कोई संतान नहीं थी और रानी शोक के समुद्र में डूब गई। बुंदेले हर बोलो के मुँह, ये तो बार बार मैं इस लाइन का उच्चारण नहीं करूंगी। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया। उस समय जो था डलहौजी उसका साम्राज्य का अधिकारी था, उसका विस्तार था उधर। और बुझा दीप झांसी का, जैसे ही राजा स्वर्गवासी हुए तो डलहौजी जो था वो मन ही मन खुशी मनाता है। राज्य हड़प करने का उसने ये अच्छा अवसर पाया। उसने ये सोचा कि अब मैं झांसी को मेरे लिए हड़पना आसान हो जाएगा, क्योंकि उधर राजा की मृत्यु हो गई और रानी लक्ष्मीबाई जो है शोक में व्याकुल है। फौरन भेजे फौरन फौजे भेज दुर्ग पर, दुर्ग मतलब किला, अपना झंडा फहराया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। मतलब उसने, डलहौजी ने ये सोचा कि जो झांसी है वो तो लावारिस हो गई, उसका वो वारिस अब तू ही बनकर चल। उस ये ऐसा सोचकर उसने झांसी के दुर्ग पर अपना झंडा फहरा दिया। अब देखना, अश्रुपूर्ण रानी ने देखा, मतलब रानी के आंखों के अभी आंसू भी नहीं सूखे थे। राजा की मृत्यु के बाद झांसी हुई वीरानी थी। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा, झांसी हुई वीरानी थी, मतलब जिसके रानी लक्ष्मीबाई के आंखों में आंसू भरे हुए थे और उसने ऐसा महसूस किया अब झांसी वीरान हो गई है। बूंदे ले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अनुनय विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया। मतलब अनुनय विनय मतलब बहुत प्रार्थना करने पर भी उसने कुछ भी नहीं सुना। विकट फिरंगी की माया, देखो कि बहुत गिड़गिड़ाने पर भी उसने कुछ नहीं सुना। व्यापारी बन दया चाहता था जब वह भारत आया। कह रहे कि जब शुरू शुरू में ये फिरंगी अनुनय विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया देखो, अर्थात अंग्रेजों की माया को देखो कि ये व्यापारी बन दया चाहता था। मतलब वो भारतीयों से वो जब आए थे फिरंगी तो ये व्यापारी बनकर आए थे और दया की भीख मांग रहे थे कि हमें यहाँ पर व्यापार करना दिया जाए। जब वो भारत आए थे तो व्यापारी का रूप लेकर आए थे और भारतीयों से दया की भीख मांग रहे थे। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। मतलब जो राजा और नवाब थे हमारे भारत के, उनको भी डलहौजी ने अपने पैरों से ठुकरा दिया था। और डलहौजी ने जो है चारों तरफ संपूर्ण झांसी और उसके दाएं बाएं के जो भी राज्य था उस सारे पर अपने पैर पसार लिए थे। अर्थात राजा की मृत्यु के बाद तो स्थिति ही बदल गई थी। रानी दासी बने, मतलब उन्होंने क्या कहा कि अब तो झांसी के ऊपर हमारा अधिकार हो गया। डलहौजी ने ये कहा कि झांसी पर हमारा अधिकार हो गया, इस नाते जो रानी है वो हमारी दासी बन गई और रानी की कोई संतान भी नहीं है जो उसका उत्तराधिकारी बन सके। दासी अब महारानी थी, रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी। बुंदेले हर बोल, कह रहे कि दासी, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई को दासी बनना स्वीकार नहीं था और वो अब दासी से अब क्या बनती है, महारानी बनती है। छीनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बातों, कैद पेशवा था बिठूर में। मतलब कैद पेशवा जो था बिठूर के अंदर कैद था। पेशवा बाजीराव था ना, वो बिठूर में कैद था। और छीनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बातों में, हुआ कानपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्मा पर हावी हुआ था ब्रज निपात। बंगाली मद्रास की भी तो यही कहानी थी। बुंदेले मतलब सब इन सारी चीज़ों को क्या था, छीनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात। मतलब उन्होंने सब कुछ जो है राजधानी दिल्ली, बिठूर, नागपुर, उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक की कौन बिसात, मतलब उनको कौन भूल सकता है, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्मा पर अभी हुआ था ब्रज निपात। इन सब को जो है उसने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। आगे है बंगाल मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बंगाल और मद्रास की भी यही कहानी थी, उनको भी उन्होंने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। आगे क्या है, रानी रोई रनवासे में, बेगम गम में थी बेजार, उसके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार, सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के ले लो 9 लखा हार।
मतलब रानी रोई रनिवासों में। रानियां जो थी अपने जो उनका रनिवास था, जो रहने का स्थान था, उसमें रो रही थी। बेगम गम से थी बेजार। बेगम जो थी, जो कभी गम को नहीं पहचानती थी, वो अब गम से भरी हुई थी। उनके जो गहने कपड़े थे वो बिकने लगे थे कलकत्ता के बाजारों में। अंग्रेज उनके गहने और कपड़ों को बेचने लगे थे। सरेआम नीलामी छापते थे अंग्रेजों के अखबार। अंग्रेजों के अखबार में ये छपा जाता था कि इन्होंने ये चीज़ें हमें नीलाम कर दी हैं। कानपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के ले लो नौलखा हार। मतलब लखनऊ के नौलखा हार, नागपुर के जेवर अब हम नीलाम करते हैं। ये इस तरह की बातें अंग्रेजों के अखबार छापते थे। मतलब ऐसी ऐसी घटनाएं होने लगी थी राजा की मृत्यु के बाद। यो पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुने। यो पर्दे की इज्जत, मतलब जो इज्जत कभी पर्दे के अंदर रहती थी, अब वो अपने ही देश के लोगों के हाथों से बिकने लगी थी। मतलब ऐसे हालात हो गए थे। कुटिया में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान। कुटिया में जो थी रहने वाले जो लोग थे वो वेदना से पीड़ित थे। महलों में भी बहुत अपमान होने लगा था। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। लेकिन जो हमारे देश के वीर सैनिक थे, उनका अभी भी अपने पूर्वजों के प्रति अभी जो अभिमान था उनके मन में था कि नाना धुंधु पत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहिन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आहान। मतलब क्या था कि ये सब घटनाएं वहां पर घटित हो रही थी। ये सब बातें देख करके नौलखा हार ले लो, फलाना ले लो, दिकड़ा ले लो, नीलामी हो रही है। अखबारों में इस तरीके के जब समाचार छपने लगे तो जो हमारे वीर सैनिक थे उनसे ये बात सहन नहीं हुई, क्योंकि उन्हें उन्हें ऐसा लगता था कि हम इतने कायर पूर्वजों की संतान नहीं है। हमारे पूर्वज जो थे वो बहुत ही अभिमानी थे, बहुत ही वीर थे, तो हम क्यों नहीं हैं। हम भी अपने देश को आज़ाद कराने के लिए एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे। फिर क्या किया, नाना धुंधुपत पेशवा जुटा रहा था। धुंधुपत पंत और पेशवा दोनों मिलकर सामान जुटा रहे थे क्रांति करने के लिए। और बहन छबीली ने अर्थात रानी लक्ष्मीबाई ने रणचंडी का आह्वान युद्ध क्षेत्र में कर दिया था। हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदेले। मतलब जो भारतीयों की जो सोई हुई आशा थी उसे जगानी थी, और वह युद्ध का जो यज्ञ का प्रारंभ कर देती हैं। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। मतलब महलों से आग लगी, अर्थात महारानी लक्ष्मीबाई, जो बड़े बड़े लोग थे जो महलों में रहते थे, राजा महाराजा, महारानी लक्ष्मीबाई, इन्होंने आग लगा दी। और झोपड़ी के में रहने वाले लोग भी इस लड़ाई में, इस क्रांति में अपना साथ दिया। ये स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। मतलब ये जो स्वतंत्रता की चिंगारी जो कोई महलों में, कोई झोपड़ियों में रहने वाले लोग लगा रहे थे, ये कहीं चिंगारी बाहर से नहीं आई थी, उनके हृदय से आई थी, उनके अंदर से आई थी, क्योंकि उन्हें पराधीन रहना, किसी का गुलाम रहना पसंद नहीं था। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ जब लपटे छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। मतलब जो क्रांति है वो झांसी से शुरुआत होकर दिल्ली, लखनऊ, मेरठ, कानपुर, पटना हर जगह पर फैल गई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। मतलब जबलपुर और कोल्हापुर में भी इस क्रांति की कुछ हलचल पैदा करनी थी। बुंदेलेहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम। मतलब जो स्वतंत्रता का महान यज्ञ हो रहा था, अर्थात स्वतंत्रता की जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, इसमें बहुत सारे वीरवर काम आए और अपने प्राणों का न्यौछावर भी किया। नाना धुंधु पंत, तांतिया, चतुर, अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे इनके नाम। मतलब ये जो नाम आपको बताए गए हैं यहाँ पर, ये सभी नाम जो है, इन्होंने, ये सभी लोग जो थे या वीर सेनानी जो थे, इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अपना बलिदान 1857 की क्रांति में दे दिया था। इनका नाम जो है इतिहास गगन में, भारत के इतिहास में सदा ही अमर रहेगा। किनका नाम? नाना धुंधुपत, तात्या धुंधुपंत है ये, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम, इन सब का नाम भारत के इतिहास में सदा सदा के लिए अमर रहेगा। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, आज भी हमारे देश में कई लोग ऐसे हैं
कि उनकी जो बानी कुर्बानी थी उसको लोग आज जुर्म कहते हैं कि उन्होंने ये सही नहीं किया। देखो, कहने वाले का कोई मुँह नहीं पकड़ा जाता, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मी माई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में। देखो, जब मैं ये कविता पढ़ा रही हूँ और ऐसे पढ़ रही तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैं पूरे इत्मीनान से इस कविता को पढ़ रही हूँ। मुझे नहीं पता मैं तुम्हें भी समझा रही हूँ या नहीं समझा रही, पर मैं खुद बहुत अच्छे से इसे समझती जा रही हूँ। तो मुझे लग रहा है कि आपको भी समझ में आ रही होगी। देखो, इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, मतलब ये जो लोग कुर्बान हो गए थे, जिनके अभी मैंने अगले पैराग्राफ में, पिछले पैराग्राफ में नाम बताए थे, वो सभी लोग झांसी के मैदानों को छोड़कर चले गए थे। इनकी इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में। इन कुर्बान हुए लोगों की गाथाएं हमेशा गाई जाएंगी, जहां खड़ी है लक्ष्मी माई मर्द बनी मर्दानों में। मतलब अकेले मर्दों के बीच में महारानी लक्ष्मीबाई भी मर्द बनकर खड़ी हुई है, अर्थात उनके साथ वीरता के साथ लड़ाई लड़ रही है। लेफ्टिनेंट वॉकर भी आ पहुंचा है उस लड़ाई के अंदर, आगे बढ़ा जवानों में। जवानों की जो सेना थी लक्ष्मीबाई के साथ, उसमें लेफ्टिनेंट वॉकर भी आकर खड़ा हो गया है। लेकिन उसे देखकर उसके साथ रानी लक्ष्मीबाई ने भी अपनी तलवार खींच ली है और दोनों में जो है भयंकर युद्ध होने लगा है। हुआ द्वंद आसमानों में, आसमानों में मतलब दोनों का भयंकर युद्ध होने लगा है। जख्मी होकर वाकर भागा, मतलब महारानी लक्ष्मीबाई के तीरों ने और तलवार ने उसको जख्मी करके भगा दिया। उसे अजब हैरानी थी कि कोई औरत भी इतनी वीरता के साथ लड़ सकती है। ये वोकर महारानी लक्ष्मीबाई की वीरता की लड़ाई को देखकर हैरान हो गया और जख्मी होकर भाग गया, और उसे आश्चर्य हो रहा था कि कोई रानी इतनी वीरता से कैसे लड़ सकती है। ठीक ये बात वही है, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। रानी गढ़ी रानी बड़ी कालपी आई, रानी उधर से लड़ाई लड़ती हुई फिर कालपी पहुंच जाती है। कर 100 मील निरंतर पार, 100 मील की दूरी तय करके कालपी पहुंच जाती है। थोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, घोड़ा गिरकर थका भूमि पर, रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा थक कर पृथ्वी पर गिर जाता है। गया सुरग तत्काल सिधार, और घोड़ा भी मर जाता है। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, महारानी लक्ष्मीबाई ने यमुना नदी के किनारे अंग्रेजों को मुंह के फिर खाने यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, मतलब महारानी लक्ष्मीबाई ने यमुना तट पर अंग्रेजों को एक बार फिर से हरा दिया। विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार, और इस तरीके से उनको अंग्रेजों को पछाड़ती हुई और विजय अपने हाथ में लेकर आगे चलती हुई रानी ग्वालियर पर भी उसने अपना अधिकार कर लिया। मतलब वीरता से ऐसी लड़ाई लड़ती गई, अपनी तलवार के सामने जो कोई भी आता गया उसे मारकाट करती हुई ग्वालियर की तरफ बढ़ने लगी। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया सिंधिया संधि हुई थी 1803 में। आपको याद होगी, हरियाणा जी के पढ़ाई होगी तो 1803 में मराठों ने जो है सारा जो साम्राज्य अंग्रेजों को सौंप दिया था, वो सिंधिया संधि होती है। उसी के तहत जो है ये सारा हमारा हरियाणा जो है अंग्रेजों को मिल गया था। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, सिंधिया ने भी राजधानी छोड़ दी थी, जो कि अंग्रेजों का मित्र था। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, हमने बुंदेल के लोगों के मुंह से सुनी कि वह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मर्दों की तरह युद्ध में लड़ी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। महारानी लक्ष्मीबाई को विजय मिलती जा रही थी, वो विजय पाकर आगे बढ़ती जा रही थी, पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। लेकिन तुरंत ही जो है अंग्रेजों की सेना फिर से झांसी रानी की लक्ष्मीबाई को घेर लेती है। अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था। अब पहले तो वॉकर आया था, अब अंग्रेजों का जनरल जो है जनरल स्मिथ उस महारानी लक्ष्मीबाई के सामने खड़ा था। उसने मुंह की खाई थी, उसने भी महारानी लक्ष्मीबाई से मुंह की खाई अर्थात हार मान गया। कान्हा और मंद्रा सखिया रानी के संग आई थी। महारानी की दो सखिया थी, कान्हा और मंद्रा। ये दोनों सखियां भी रानी लक्ष्मीबाई के साथ बहुत वीरता के साथ लड़ रही थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। मतलब अकेले रानी लक्ष्मीबाई नहीं, रानी लक्ष्मीबाई के साथ उनकी दो सखियां कान्हा और मंद्रा भी बड़ी वीरता के साथ युद्ध क्षेत्र में मार मचा रही थी। ये देखो, ये गिर गया रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा
और किस तरीके से ये आ गया है अंग्रेज ये, और रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही है। पर पीछे ह्यूरोज आ गया, हाय गिरी अब रानी थी, अकेले उसको तो देख लेती। ये जो क्या नाम आया था यहाँ पर अभी, सन्मुख हनमुख क्या था ये, स्मिथ, जो स्मिथ जनरल अकेले स्मिथ को तो देख लेती झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, लेकिन पीछे से ह्यूरोज आ जाता है, ह्यूरोज आ जाता है। अब रानी लक्ष्मीबाई अकेली पड़ गई थी और वो चारों तरफ से घिर चुकी थी। हमने बुंदेलखंड के लोगों के मुंह से हमने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मर्दानगी की बातें सुनी है कि वो कितनी वीरता के साथ लड़ी थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, मतलब मार काट करती हुई ह्यूरोज की सैन्य को मारती हुई, सेना को मारती हुई भी आगे चल रही थी, किंतु सामने नाला आया था। अब लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई के सामने एक नाला आ गया था, जिसे कूद कर इधर से उधर जाना था। ये संकट विषम अपार, ये बहुत ही बड़ा संकट रानी लक्ष्मीबाई के सामने आ गया था। घोड़ा क्योंकि जख्मी हो चुका था, घोड़ा अड़ा, नया घोड़ा था, इतने में आ गया सवार। देखो रानी लक्ष्मीबाई का जो घोड़ा था वो तो पहले ही मर चुका था, रानी लक्ष्मीबाई ने दूसरा घोड़ा ले लिया था और वो नया घोड़ा था, इसलिए वो नाले के जो इधर नाला था उधर ही अड़ गया। और इतने में ही जो थे उधर से जो सेना आकर इसे पूरी तरीके से चारों तरफ से घेर लेती है। रानी एक शत्रु बहुतेरे, अकेली रानी थी और शत्रु बहुत से थे, होने लगे वार पर वार, अकेली और बिना रानी के ऊपर वार पर वार होने लगे। घायल होकर गिरी सिंह ने, उसे वीर गति पानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। मतलब महारानी जो लक्ष्मीबाई है वो सिंहनी की तरह घायल होकर मैदान में गिर जाती है, उसे वीर गति मिल जाती है। और देखो मेरी तो आंख में भाई पानी आ जाता है थोड़ा सा, इतनी वीरता के साथ लड़ी कोई, तुम सोच के देखो तुम्हारे सामने ऐसा लग रहा है कि जैसे रानी लक्ष्मीबाई अभी लड़ रही है। तो आगे देखते हैं। रानी गई सिधार, रानी स्वर्ग को सिधार गई थी। चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी, चिता ही उसकी अब दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, जिस तेज से वो पैदा होकर आई थी उसी तेज के अंदर रानी लक्ष्मीबाई का जो तेज था वो मिल गया था। तेज की वह सच्ची अधिकारी थी, मतलब वह उस वीरगति को पाने की पक्की अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, वह 23 साल की ही थी, मनुज नहीं अवतारी थी, वह मनुष्य नहीं, जरूर कोई ना कोई किसी न किसी देवी शक्ति का अवतार थी। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। वह हम भारतवासी जो परतंत्रता से परतंत्र थे, गुलाम थे, हम लोगों को जीवित करने के लिए वह स्वतंत्रता की नारी आई थी, अर्थात हम सब लोगों को स्वतंत्र कराने के लिए आई थी। दिखा गई पथ, सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, हमें एक रास्ता दिखा गई थी कि किस प्रकार से तुम अंग्रेजों से लड़कर अपने देश को आज़ाद करा सकते हो। हमें सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी वो शिक्षा भी हमें वो देकर चली गई थी कि औरतें भी किसी से कम नहीं है और हमें बिल्कुल भी अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं करनी है। हम केवल हम कायर लोगों की संतान नहीं है, ये शिक्षा देकर गई, देकर गई रानी लक्ष्मीबाई की जो वीरता थी वो हमें सीख देकर गई कि हम कायर पूर्वजों की संतान नहीं हैं। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी। कृतज्ञ मतलब जो रानी का हमारे देश के लिए जो उपकार किया महारानी लक्ष्मीबाई ने, हम उसके प्रति कृतज्ञ रहेंगे, हम उसके प्रति हमेशा के लिए ऋणी रहेंगे। हम रानी ने के जो जो हमारे देश के प्रति रानी ने जो उपकार किया, उसको उपकार को हम कभी भी भूल नहीं पाएंगे। ये तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। अविनाशी मतलब जिसका कभी भी नाश नहीं होता, उस तरीके की स्वतंत्रता की अलख ये महारानी लक्ष्मीबाई का बलिदान जगाएगा। होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई की चाहे फांसी, चाहे इतिहास चुप रहे, चाहे सच्चाई को फांसी लगे। हो मदमाती विजय, चाहे विजय जो है गर्व में डूबने लगे, मिटा दे गोलों से चाहे झांसी, चाहे झांसी को मिटा दे, लेकिन जो महारानी लक्ष्मीबाई का जो उपकार है वो हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। तेरा स्मारक तू ही रहेगी,
हे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तेरा हम कोई स्मारक नहीं बना सकता, तेरी याद में हम कोई स्मारक नहीं बना सकते। तेरा स्मारक तो तू खुद ही है, क्योंकि हम जो स्मारक बनाएंगे वो तेरी वीरता के सामने, तुम्हारे बलिदान के सामने बहुत ही तुच्छ होगा। तो खुद अमिट निशानी थी, तुम खुद ही एक ऐसी निशानी बनकर इस दुनिया में आई थी कि जिसको हम कभी भी नहीं मिटा सकते। एमिट मतलब कभी भी, जिसकी निशानी कभी भी नहीं मिट सकती। बूंदे ले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये कविता जो लिखी है, एक बार मैंने एक और बात बता दी, मैंने एक कविता पढ़ाई थी, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, तो मैंने उसका शायद हरिवंश राय बच्चन बोल दिया इस तरीके से फ्लो में, मुझे ध्यान नहीं रहा बिल्कुल भी, लेकिन उसका शिव मंगल सिंह सुमन जो है उसका कवि है। तो आप ये नोट कर लेना। वैसे मैंने कमेंट में बता दिया था, और एक बच्ची ने मुझे बताया कि मैंने बोलते टाइम हरिवंश राय बच्चन बोल दिया था, तो मैं उसका भी धन्यवाद करती हूँ। और इस तरह की अगर कोई गलती फ्लो में हो भी जाती है, देखो पता नहीं चलता है कि हमें क्या बोल रहे हैं। मैं कोई किसी गाइड या किसी किताब में से देखकर नहीं पढ़ा रही हूँ आपको, मैंने सिर्फ आपकी बुक में से फ़ोटो खींच रखी है और उसी में से मैं आपको ये पढ़ा रखी हूँ। कोई सरलार्थ, कोई गाइड, कोई हेल्पलाइन मेरे पास नहीं है, मैं अपने विचारों से आपको पढ़ा रही हूँ। तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है ये, और उनका जो मुकुल संग्रह है वहाँ से ये ली गई है। तो ये जो है आपकी चीज़ आपके काम आने वाली है। अब ये कविता थी हमारी, काफ़ी बड़ी थी, मैंने आपको सारी बता दी है। भाषा के दृष्टिकोण से अगर कोई प्रश्न बनता है तो हम देख लेते हैं। देखो, ये काम की बात है, एक प्रश्न एस्टेट में जरूर आता है। मैं देखो वहाँ व्याकरण तो हो सकता है मैं पता नहीं पढ़ा भी पाऊँ या नहीं पढ़ाऊँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि जल्दबाजी में अपना कंटेंट खराब करूँ, मैं बिल्कुल नहीं करूँगी। जितना होगा अच्छा कंटेंट दूंगी, अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूँगी, और चाहे मुझे एस्टेट के बाद भी वीडियो डालनी पड़े, मैं वहाँ पर जब मुझे उचित समय लगेगा मैं तभी डालूंगी। अभी भी मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ी जल्दबाजी कर रही हूँ, जिस हिसाब से मुझे थोड़ा सा और पढ़ाना चाहिए था उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि तुम्हारे भी 20 दिन रह गए हैं और सिलेबस को पूरा करवाने का दबाव भी है। लेकिन मैं कंटेंट में कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहती। तो मैं आपको सारे जो है प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन थे मैं वो दिखा दिखा कर आपको पढ़ाती, लेकिन अभी थोड़ी टाइम की शॉर्टेज है। नीचे लिखे वाक्यांशों, वाक्य के हिस्सों को पढ़ना है आपको। जैसे झांसी की रानी, पेड़ की छाया, मील का पत्थर। तो आपस में हम क्या पढ़ते हैं, का, के और की। ये हम किस लिए पढ़ते हैं कि ये संबंध बताते हैं एक अक्षर का दूसरे, एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ। मिट्टी का घरौंदा कैसा, मिट्टी का। ढाक के 3 पात, रेशमा के बच्चे, प्रेमचंद की कहानी, नहाने का साबुन, बनारस के आम। तो इन वाक्यों में देखना आपके सामने क्या आया है, का, के की दो संज्ञाओं का संबंध बताते हैं। क्या बता रहे हैं ये सारे, दो संज्ञाओं का। जैसे रेशमा एक संज्ञा है, बच्चे भी एक संबंध है, बच्चे भी एक संज्ञा है, और इन दोनों का संबंध के बता रहा है कि रेशमा के बच्चे। तो ऊपर दिए गए वाक्यांशों में अलग अलग जगह इन तीनों का प्रयोग हुआ है, ध्यान से पढ़ो और कक्षा ये छोड़ो। मतलब ये दो संज्ञाओं का संबंध बता रहे हैं। ये रहा वही पूरा मैप दे रखा है झांसी का, ये सारे जहाँ जहाँ पर ये लड़ी थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। और बस ये थी आपकी कविता, इसमें और कुछ भी नहीं है, ना और किसी प्रकार के कोई प्रश्न है। प्रश्न आपके पेपर में यहाँ से आ सकता है, वो प्रश्न मैं आपको बता देती हूँ कि एक तो प्रश्न आपका यहाँ बन सकता है, सुभद्रा कुमारी चौहान ने कविता लिखी है, उसके किस संग्रह से लिया गया है, तो ये उसके मुकुल संग्रह से लिया गया है। एक ये था वहाँ पर कि महारानी लक्ष्मीबाई के प्रिय खेल क्या थे, और थे ना वो शुरू में ही मैंने बताए थे आपको, यहाँ थे महारानी लक्ष्मीबाई के प्रिय खेल क्या थे, तो नकली युद्ध, व्यू की रचना, खेलना, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये क्या थे उनके प्रिय खेल थे। और जो उनके प्रिय सहेली थी वो कौन कौन थी, बर्छी, ढाल, कृपाण, कटारी, ये सब क्या थे उनके सहेली थी। और उसका बचपन का क्या नाम था, छबीली थी। नाना, कानपुर के नाना की वह मुंह बोली बहन छबीली थी। ठीक है, और ये था आपकी झांसी की रानी कविता, मैंने आपको पूरी करवा दी है। तो ये थी आपकी बच्चों, अगर आपने नहीं देखी है
प्लेलिस्ट के अंदर इससे पहले के चैप्टर नहीं देखे हैं तो आप वो भी देख लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप देखकर अपना सिलेबस पूरा कर सकें। धन्यवाद।